गगन प्रताप सिंह के लीगल एडवाइजर का पता जान लेना आज सुनील के लिए मामूली काम निकला। वो उसके ऑफिस में गया और वहां उस शख्स से मिला जो पहले उसका प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था। वो संदीप चावला नाम का एक नौजवान था जिसे सुनील ने अपनी सुनीलियन पुड़िया का मामूली सा ही डोज दिया था। तो उसने बता दिया था कि उसके भूतपूर्व बॉस का लीगल एडवाइजर खूब चंदानी नाम का एक वकील था, जिसका कि मुगल बाग के फैशनेबल इलाके में ऑफिस था। सुनील मुगल बाग पहुंचा। खूब चंदानी एक सफेद बालों वाला, निहायत ही संजीदा सूरत वाला वृद्ध निकला। बड़ी मुश्किल से वो सुनील से वार्तालाप को तैयार हुआ। वो तैयार हुआ तो सुनील बोला, आप मिस्टर गगन प्रताप सिंह के लीगल एडवाइजर थे? हाँ। उनका तो पुलंदा बंध गया। क्या बंध गया? वो हचकिचाकर बोला, पुलंदा, भगवान को प्यारे हो गए वो। आपने आज के अखबार में कायरा में हुए उनके कत्ल की खबर पढ़ी होगी। हाँ। वो बड़े अवसादपूर्ण ढंग से गर्दन हिलाता हुआ बोला, पढ़ी थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ मिस्टर सिंह की असामयिक मौत का। आपकी जानकारी के लिए ब्लास्ट इस कत्ल की स्वतंत्र रूप से अपने स्टाफ से छानबीन करवा रहा है, जिसकी वजह से कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अभी पुलिस को मालूम नहीं है, जो अभी यहाँ राजनगर में किसी को नहीं मालूम, जो सिर्फ हमें मालूम है। अच्छा? खूब चंदानी प्रभावित स्वर में बोला, जी हाँ। मसलन ऐसी एक निहायत अहम बात यह है कि काहिरा में मिस्टर सिंह की लाश ऐसी खस्ता हालत में पाई गई थी कि सूरत से उनकी शिनाख्त मुमकिन नहीं रह गई थी। लाश की उंगलियों के निशान भी नहीं लिए जा सकते थे क्योंकि उनके दोनों हाथ कटे हुए पाए गए थे। अरे! खूब चंदानी दहशतनाक स्वर में बोला, जी हाँ। अब शिनाख्त का जो जरिया सामने है वो ये है कि यहाँ राजनगर में कहीं से मिस्टर सिंह के उंगलियों के निशान मिले और फिर उनका मिलान काहिरा के होटल नाइल के उस कमरे से बरामद निशानों से किया जाए जिसमें कि मिस्टर सिंह ठहरे हुए थे। ऐसे निशान यहाँ उनके फ्लैट से नहीं उठाए जा सकते क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ उनका कोई निजी सामान है नहीं और फ्लैट में कहीं कैसे भी निशान रेनोवेशन के काम की वजह से बचे नहीं। आप मिस्टर सिंह के वकील हैं, इसलिए आपके पास उनके कोई ऐसे कागजात, कोई शेयर सिक्योरिटीज वगैरह जरूर होंगी जिन पर से उनके उंगलियों के निशान उठाए जाना संभव हो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। जी? ऐसे जो भी कागजात मेरे पास थे वो तमाम के तमाम मिस्टर सिंह ने अपनी विदेश यात्रा से पहले यहाँ से वापस मंगवा लिए थे। उन्होंने एक अधिकार पत्र के साथ अपने सेक्रेटरी संदीप चावला को यहाँ भेजा था, जिससे कि रसीद लेकर मैंने तमाम कागजात का पुलंदा उसे सौंप दिया था। कमाल है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? कई वजह हो सकती हैं। शायद वो उन्हें ज्यादा सुरक्षित जगह पर, मसलन अपने सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखना चाहते थे, या शायद इसलिए कि उन्होंने बतौर कानूनी सलाहकार मेरी सेवाओं से किनारा कर लेने का मन बना लिया था। ऐसा भी था। हाँ तो सही। वो क्या है कि उनका प्रॉपर्टी का एक केस था जिसमें मेरा उनसे मतभेद हो गया था। वो उस प्रॉपर्टी को लेकर किसी पर मुकदमा करना चाहते थे, जबकि मेरी राय ये थी कि उस केस में कोर्ट कचहरी से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। मेरी राय ये थी कि उन्हें दूसरी पार्टी से कोर्ट से बाहर ही कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए था। लेकिन उनकी गर्म मिजाजी की जिद ये थी कि वो साले को कोर्ट में मजा चखाकर मानेंगे। मेरे ख्याल से सभी उन्होंने मेरे ख्याल से तभी उन्होंने किसी और को अपना कानूनी सलाहकार बनाने का मन बना लिया था और इसलिए अपने तमाम कागजात भी मेरे पास मंगवा लिए थे। आई सी। अब आपके पास उनके कैसे भी कोई कागजात नहीं है? ना। लेकिन कागजात की खबर तो फिर भी होगी, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कागजात आपसे वापस मंगवाए हैं। हाँ, खबर तो है। तो बराए मेहरबानी मिस्टर सिंह की वसीयत के बारे में कुछ बताइए।
वसीयत तो है ही नहीं। जी, मिस्टर सिंह की कोई वसीयत नहीं है। उन्होंने कभी कोई वसीयत नहीं की थी। कभी की थी, 10 साल पहले की थी। ड्राफ्ट भी मैंने ही की थी। लेकिन अभी कुछ महीने पहले उन्होंने वो वसीयत कैंसिल करवा दी थी। लेकिन नई नहीं लिखवाई थी ना। उनकी पुरानी वसीयत में उनका वारिस कौन था, ये मैं नहीं बता सकता। जब वो वसीयत लागू ही नहीं है तो उसके बारे में कुछ बताने में क्या हर्ज है। जवाब में वकील ने मजबूती से इनकार में सिर हिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि नई वसीयत उन्होंने किसी नए वकील से तैयार करवाई हो तो सकता है। ऐसी वसीयत का पता लगाया जा सकता है। अगर वो रजिस्टर्ड होगी तो सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में उसका रिकॉर्ड होगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसकी मूल प्रतिलिपि मिस्टर सिंह के कागजातों में होगी। और कागजात कहाँ होंगे जनाब? इसका इसका जवाब इस बात को मद्देनजर रख के दीजिएगा कि वो उसके फ्लैट में नहीं है, उनके ऑफिस में नहीं है। तो फिर तो वो यकीनी तौर से उनके बाकी कागजात के साथ उनके सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में होगी। और वो वॉल्ट कहाँ है? यही मुगल बाग में है। वो एक अति आधुनिक प्राइवेट वॉल्ट है। लेकिन मिस्टर सिंह की चाबी के बिना तो उनका लॉकर खोला नहीं जा सकता। काहिरा के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट की रिपोर्ट कहती है कि लॉकर की कोई चाबी तो लाश पर से बरामद हुई नहीं थी। फिर तो वॉल्ट बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर बुलाकर लॉकर तोड़वाना पड़ेगा। तत्काल में ऐसा तो पुलिस के लिए भी मुमकिन नहीं होगा जनाब एली। क्यों? क्योंकि जब तक निर्विवाद रूप से लाश की शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक मिस्टर सिंह का डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकता। उनको मरा करार दिए बिना पुलिस लॉकर तोड़ने जैसा कोई कदम भला कैसे उठा सकती है? आप तो कानून के ज्ञाता हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। तुम ठीक कह रहे हो। यूं लॉकर तोड़ा जाने पर तो मिस्टर सिंह के रिश्तेदार भी एतराज कर सकते हैं, जो कि अगर मिस्टर सिंह की नई वसीयत नहीं कर गए हैं तो सबके सब उनके कानूनी वारिस होंगे। यानी कि उनके 2 भाई और एक बहन। कोई और करीबी रिश्तेदार हो तो वो भी। और तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। तो फिर वो तीनों। यानी कि मिस्टर सिंह अगर वसीयत करके नहीं मरे तो उनकी तो चांदी हो गई। मिस्टर, आई विल नॉट कमेंट अपॉन दिस। मिजाज कैसा था मिस्टर सिंह का? ठीक ही था। गुस्सैल बहुत थे वो। जल्दी भड़कते थे। लेकिन नीयत के साफ थे। काफी हद तक ईमानदार थे। एक जरा आदतन हर किसी को शक की निगाह से देखते थे, लेकिन वो तो आजकल हर बिजनेसमैन की फितरत होती है। उनके निजी जीवन की बाबत कुछ बताइए। मुझे कुछ नहीं मालूम। किसी की निजी जिंदगी में दखलंदाज होना मेरी आदत नहीं है। मेरा उनसे कारोबारी रिश्ता था और वो कारोबार तक ही सीमित था। आई सी। वो अधिकार पत्र जो मिस्टर सिंह के सेक्रेटरी आपके पास लेकर आया था, अभी भी आपके पास है? हाँ है। वो भी है और वो रसीद भी है जो कागजात के बदले मैंने सेक्रेटरी संदीप चावला से हासिल की थी। उस अधिकार पत्र पर मिस्टर सिंह की उंगलियों के निशान हो सकते हैं। हो सकते हैं। वो अधिकार पत्र आप मुझे दिखा सकते हैं? क्या फायदा होगा? देखने भर से थोड़ा ही पता लग जाएगा कि उस पर मिस्टर सिंह की उंगलियों के निशान हैं या नहीं। वो आप जांच करवाने के लिए थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकते हैं? नहीं। मैं वादा करता हूं उसे सुरक्षित आपको वापस लौटाने का। मिस्टर, आई कैन नॉट डू दैट। आज शाम को पुलिस हेडक्वार्टर में मेरी एक पुलिस अधिकारी से अपॉइंटमेंट है।
और मुझे यकीन है कि अधिकार पत्र को एग्जामिन कराने का ख्वाहिशमंद वो भी होगा। ऐसी सूरत में वो अधिकार पत्र मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए भी कैसे दे सकता हूँ? लेकिन ले ऑफ मिस्टर, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आई मस्ट कोऑपरेट विद द पुलिस। ठीक है, मर्जी आपकी। सुनील उठ खड़ा हुआ। मुझे वक्त देने का शुक्रिया जनाब। अगला दृश्य। सुनील फिर मैजेस्टिक सर्कल पहुंचा और वहां फिर संदीप चावला से मिला। तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ कहीं चल सकते हो? उसने संदीप चावला से कहा। कहाँ? चावला संदिग्ध भाव से बोला। एयरपोर्ट। किस लिए? रास्ते में समझा दूंगा। जाएंगे कैसे? मेरे पास मोटरसाइकिल है। चावला के चेहरे पर अनिश्चय के भाव आए। लेकिन मैं उसे यहीं छोड़ दूंगा और हम टैक्सी पर चलेंगे, आराम से बातें करते हुए। ओके? चावला ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिला दिया। वापसी में लेग पैग मेरी तरफ से। क्या? भाई, दारू वारू पीते हो या नहीं? पीता तो हूं। मुर्गी चबाते हो? वो भी। तभी तो कहा, वापसी में लेग पैग मेरी तरफ से। ओह, फिर क्या बात है? तो चलें? हाँ हाँ। दोनों इमारत से बाहर निकले और एक टैक्सी पर सवार हुए। टैक्सी एयरपोर्ट की ओर दौड़ चली। सुनील ने अपनी जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और अपने विशिष्ट अंदाज से उसे यूं झटका कि एक सिगरेट आधा उछलकर बाहर आ गया। उसने पैकेट चावला की तरफ बढ़ाया और बोला, लो, सिगरेट पियो। चावला ने सिगरेट ले लिया। सुनील ने एक सिगरेट अपने होठों से भी लगाया और फिर लाइटर निकालकर बारी बारी दोनों सिगरेट सुलगाए। ढेर सारा धुआं उगलता हुआ सुनील बोला, अब अपने भूतपूर्व साहब के मिजाज के बारे में कुछ बताओ। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, चावला बोला। पूछो। ये पक्की बात है कि सिंह साहब मर गए हैं? है तो सही, क्यों? वो बड़े कड़क आदमी थे। मैंने उनके बारे में कोई मुंह फाड़ा और वो जिंदा निकल आए और बात उनके कानों तक पहुंच गई, तो फिर मेरी खैर नहीं, मेरी नौकरी की खैर नहीं। वो जिंदा भी हों तो अब वो तुम्हारी नौकरी के लिए क्या खतरा बन सकते हैं? वो तो रिटायर हो चुके हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। वो मेरे लिए अपनी अप्रसन्नता का एक इशारा भी मेहता साहब को देंगे कि मैं पलक झपकते कंपनी की नौकरी से बाहर हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारे लाल। मेरा नाम संदीप है, संदीप चावला। ऐसा कुछ नहीं होगा नूरे नजर। वैसे ये सिंह साहब की खास आदत थी कि कहीं 2 दिन के लिए जाना होता था तो हफ्ते के लिए कह के जाते थे। उनका स्टाफ निश्चिंत होकर मौज मार रहा होता था कि साहब तो हफ्ते में लौटेंगे, और वो 2 दिन में स्टाफ के सिर पर आ धमकते थे। तब स्टाफ की ऐसी गत बनती थी जैसे सब चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। यानी कि मिजाज के बहुत शक्की थे मिस्टर सिंह। हाँ, उनके भाई चंद्र प्रताप सिंह भी मिजाज के ऐसे ही थे। जरूर शक्की मिजाज उनकी खानदानी खूबी होगी। हाँ शायद। तो तुम चंद्र प्रताप सिंह से भी वाकिफ थे? हाँ। कैसे? मैं उनकी कंपनी में भी नौकरी कर चुका हूँ। कोई 1.5 साल काटा था मैंने वहां। आई सी। तो चंद्र प्रताप सिंह ने, तुम्हारे भूतपूर्व बॉस ने, गबन किया था, ये बात सुनकर तुम्हें हैरानी नहीं हुई? सच बोलूं मिस्टर चक्रवर्ती? हाँ, जरूर। मुझे हैरानी ये सुनकर नहीं हुई थी कि चंद्र प्रताप सिंह ने गबन किया। मुझे हैरानी इस बात से हुई थी कि उसकी वो हरकत पकड़ी गई थी।
अकाउंट्स की उसको इतनी समझ थी कि बड़े-बड़े ऑडिटर उसके अकाउंट्स में कोई गड़बड़ पकड़ने की कोशिश में चकरगिन्नी खा जाते थे। अब ज़रा सोचिए कि जब शक्की मिजाज के मामले में दोनों भाइयों की फितरत एक जैसी थी, तो क्या उनकी बाकी खूबियाँ या कमियाँ भी एक जैसी नहीं होंगी? होनी तो चाहिए। तुम ये कहना चाहते हो कि अकाउंट्स के आंकड़ों की बाजीगरी में गगन प्रताप सिंह भी माहिर थे? मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मेहता साहब को, जो कि अब उनकी जगह कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं, ऐसा कोई अंदेशा ज़रूर है। तभी तो वो जब से सिंह साहब रिटायर हुए हैं, तभी से वो चुपचाप प्राइवेट ऑडिटर्स से कंपनी के अकाउंट्स जांच करवा रहे हैं। अच्छा, ऐसा करवा रहे हैं वो? न सिर्फ करवा रहे हैं, रात रात भर खुद ऑडिटरों के साथ बैठ बैठ कर करवा रहे हैं। कमाल है। कंपनी के आउट गोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर पर इतनी बेइतबारी। बड़े लोगों की बातें हैं भाई साहब। और कुछ बताओ उनके मिजाज के बारे में। और यही कि बड़े बदमिजाज आदमी थे, खुंदकी थे, फसादी थे, बहुत जल्दी ताव खाते थे, मातहतों को कीड़े मकोड़े समझते थे, हमेशा सामंती ऐठ में रहते थे। तुम कोई खास पसंद नहीं करते थे उन्हें? मैं क्या, कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। नौकरी की मजबूरी न होती तो मुझे तो उनकी शक्ल देखना गवारा ना होता। फिर उनकी मौत का तो तुम्हें क्या अफसोस होगा? जब वो कंपनी में ही नहीं रहे तो मेरे लिए तो उनका जिंदा होना या मर गया होना एक ही समान है। ठीक कह रहे हो प्यारेलाल। मेरा नाम प्यारेलाल नहीं है, मालूम है। अब आप ये तो बताइए कि आप मुझे एयरपोर्ट क्यों ले जा रहे हैं? सुनो, तुम्हारा बॉस गगन प्रताप सिंह पिछले बृहस्पतिवार को सुबह 10:30 बजे की फ्लाइट से राजनगर एयरपोर्ट से तेहरान के लिए उड़ गया बताया जाता है। तुम्हारे जरिए मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि तब गगन प्रताप ही प्लेन पर चढ़ा था। उसकी जगह उससे मिलती जुलती सूरत वाला कोई और नहीं। तुम उसके सेक्रेटरी थे। तुम्हारा उससे रोज का वास्ता था। उस रोज के प्लेन के मुसाफिरों में और तुम्हारे बॉस में अगर कोई फर्क रहा होगा तो वो तुम्हें जल्दी सूझ जाएगा। तुम समझे मेरी बात? हाँ। हम एयरपोर्ट पर वहां के उस स्टाफ से मिलेंगे जिन्होंने बतौर पैसेंजर गगन प्रताप को और उसके सामान को हैंडल किया था। जो सुनने को मिले उसकी बाबत तुम अपने कान खुले रखना। ओके? चावला ने सहमति में सिर हिलाया। वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, मुझे एक बात याद आई है। पिछले सोमवार सिंह साहब के दाहिने हाथ की पहली उंगली दरवाजे में आ गई थी, जिसकी वजह से नाखून के नीचे से खून बहने लगा था। तब तत्काल डॉक्टर बुलाकर उनकी उंगली की ड्रेसिंग करानी पड़ी थी। ऐसी घायल उंगली बुधवार तक तो ठीक हो नहीं पाई होगी। गुड। एयरपोर्ट पर हम उस रोज के गगन प्रताप नाम के पैसेंजर की घायल उंगली के बारे में खास तौर से पूछेंगे। और उनके दाएं कान के पीछे काला निशान था। वेरी गुड। कोई और बात? और उनकी एक पक्की आदत थी कि बोलने से पहले वो हमेशा खंखार कर गला साफ करते थे। बढ़िया। तभी टैक्सी एयरपोर्ट पर पहुंची। पूरे 3 घंटे सुनील ने संदीप चावला के साथ एयरपोर्ट पर गुजारे, लेकिन उसकी वो मंशा पूरी न हुई जिसको लेकर वो वहां आया था। वहां से जिन बातों की तस्दीक हुई उनसे यही स्थापित हुआ कि खुद गगन प्रताप सिंह ही उस रोज सुबह 10:30 बजे की फ्लाइट से तेहरान के लिए रवाना हुआ था। उसके बाएं हाथ की पहली उंगली पर बंधी पट्टी कई लोगों को याद थी। उसके कान के पीछे का काला निशान इतना प्रोमिनेंट था कि कई लोगों की सिर्फ उस पर निगाह पड़ी थी। बोलने से पहले खखार कर गला साफ करने की उसकी आदत की तरफ भी कई लोगों की तवज्जो गई थी। अलबत्ता एयरपोर्ट पर चेक इन करते वक्त उसके पास सूटकेस एक ही था, मगरमच्छ की खाल का कीमती सूटकेस। यानी कि उसकी बाबत हर बात चौकस थी, सिवाय इस एक विसंगति के कि वो गगन महल से 2 सूटकेसों के साथ रवाना हुआ था, लेकिन एयरपोर्ट पर एक ही सूटकेस के साथ पहुंचा था। बहरहाल, चंद्र प्रताप की मौत के वक्त वो भारत की धरती पर नहीं था। उससे पूरे 2 घंटे पहले वो तेहरान के लिए उड़ चुका था।
बहुत निराश और मायूस सुनील एयरपोर्ट से वापस लौटा। अगला दृश्य। रात को ब्लास्ट के ऑफिस से सुनील की फोन पर प्रभुदयाल से बात हुई तो उसने बताया कि प्रतापनगर तारघर में दो ऐसी टेलीग्राम का रिकॉर्ड मिला है जो कि चंद्रेश पराशर ने काहिरा के एक ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर को भेजी थी। एक टेलीग्राम 6 हफ्ते पहले की थी और दूसरी 2 हफ्ते पहले की। पहली टेलीग्राम की इबारत थी, आगमन अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में संभावित, और दूसरी टेलीग्राम की इबारत थी, आगमन बृहस्पतिवार 10 अक्टूबर को निश्चित, कार्यवाही पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार अपेक्षित। बृहस्पतिवार 10 अक्टूबर वो दिन था जबकि गगन प्रताप सिंह तेहरान के लिए रवाना हुआ था और चंद्र प्रताप ने उसके पीछे आत्महत्या की थी। उसने तत्काल फैक्स के जरिए काहिरा के उस ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर का पता इस निर्देश के साथ ब्लास्ट के काहिरा स्थित कॉरेस्पॉन्डेंट को भिजवाया कि वो उसकी मुकम्मल तफ्तीश करके रिपोर्ट भेजे। फिर सुनील ने यूथ क्लब का रुख किया। रमाकांत से कार्ड रूम में मिला। आओ मोतियां वाले हो, उस पर निगाह पड़ते ही वो बोला। सुनील उसके करीब झुककर उसके कान में बोला, थोड़ी देर के लिए ताश से किनारा करो, कुछ जरूरी बातें करनी है। मैंने भी करनी है प्यारे हो, बार में पहुंचो, मैं ये हाथ खेल के आता हूं। सुनील सहमति में सिर हिलाता वहां से रुखसत हुआ और बार पर पहुंचा। वहां उसने जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल के 2 लार्ज पैक का ऑर्डर दिया और एक स्टूल पर जम गया। उसने जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। अभी उसने सिगरेट का एक ही कश लगाया था कि रमाकांत वहां आ पहुंचा। वो सुनील के बगल में एक स्टूल पर बैठ गया और उसने 4 मीनार का एक सिगरेट सुलगा लिया। ये मेरे लिए है? सामने पड़े 2 गिलास देखकर वो बोला। हाँ, यूंदार है मित्रा। रमाकांत ने एक गिलास उठा लिया और फिर सुनील के साथ गिलास टकराकर चीयर्स बोला। हुन बोलो प्यारे, क्या बात करनी थी? पहले तो यही पूछना था कि झेरी से कोई खोज खबर आई कि नहीं। एक क्या, कई खोजा खबर आई हैं। शाम को यहाँ तुम्हारे लिए अर्जुन का फोन आया था और अभी थोड़ी देर पहले जौहरी का भी फोन आया था। क्या खबर है? खबर मैं बताता हूँ, पहले ये बताओ कि क्या ये सच बात है कि काहिरा में गगन प्रताप सिंह का कत्ल हो गया? लगता तो ऐसा ही है। बड़ा बदनसीब कुनबा है ये। एक ने खुदकुशी कर ली, एक का कत्ल हो गया, एक गायब हो गया, एक दरबदर कर दिया गया। क्या मतलब? किस बात का? दरबदर कौन कर दिया गया? भाई, वही जो जो बाकी है, सूर्य प्रताप सिंह। आजकल वो महल में नहीं, लेक व्यू होटल में रह रहा है और गगन महल से वो खुद नहीं निकला, निकाला गया है। इसका सबूत यह है कि आज दोपहर को होटल का एक बेल बॉय गगन महल जाकर उसका सामान वहां से उठाकर लाया था। कमाल है, एकाएक ऐसी क्या अदावत हो गई उसकी अपनी बहन से? क्या पता। यानी कि अब राजकुमारी रूप कंवर गगन महल में अकेली आबाद है? बर्बाद जगह में तो भूत प्रेत ही आबाद हो सकते हैं प्यारे हो। क्या मतलब? बस्ती वाले कहते हैं कि उस औरत पर तो किसी चुड़ैल का साया है। वो मर भी जाएगी तो उसकी आत्मा गगन महल की तारीख दीवारों को टक्कर मारती वहां विचरती रहेगी। बास लोगों को अपनी वंशानुगत परंपराओं से कुछ खास ही निस्बत होती है। वो तो है। मैंने भी आम देखा है कि अगर किसी के दादा की कोई औलाद ना हुई हो तो उसके बाप के भी कोई औलाद नहीं होती, फिर खुद उसके भी कोई औलाद नहीं होती। बिल्कुल ठीक। और ऐसा उस मुल्क में तो खास तौर से होता है, जिसमें 7-8 दशक से कोई लड़की पैदा न हुई हो। ओए ओए, ये कौन सी जुबान बोल रहा है? अपने बड्ढे पापा जी की नकल करता है? सुनील हंसा। फिर रमाकांत संजीदा हुआ। प्यारे हो,
तुम कहते हो कि ऐसा लगता है कि काहिरा में गगन प्रताप का कत्ल हो गया है। ये लगता होने पर जोर क्यों है? क्योंकि लाश ऐसी हालत में नहीं है कि उसकी सूरत से उसकी शिनाख्त हो सके। उसका चेहरा कुचला हुआ और दोनों हाथ कटे हुए पाए गए हैं। ये तो अखबार में नहीं छपा। कल छपेगा। फिर तो हो सकता है कि लाश गगन प्रताप की हो ही ना। सरासर हो सकता है। फिर तो ये भी हो सकता है कि खुद गगन प्रताप ने ही काहिरा में अपनी लाश की बरामदी का वो ड्रामा स्टेज करके ये स्थापित करने की कोशिश की हो कि वो मर मर गया हुआ है। इसलिए ताकि उसे मर गया समझकर यहाँ उसके पीछे बचे उसके सगे वाले निश्चिंत हो जाएं। हो सकता है उसकी मंशा चुपचाप यहाँ लौट आने की हो और अपने उन जुड़वा भाई बहन का पत्ता साफ कर देने की हो, जो कि उसके और उसकी मंजिल गगन महल के बीच में दीवार बनकर खड़े थे। यूं रूप कंवर और भानु प्रताप के कत्ल का शक कम से कम उस पर नहीं होगा। रमाकांत, ये जाम जो तुम्हारे हाथ में है, ये आज की शाम का 8वां है या 12वां? पहला है प्यारे हो। तो फिर इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कौन सी बहकी बहकी बात की? अरे, जब गगन प्रताप अपने आप को काहिरा में मर गया स्थापित कर लेगा, तो फिर मुर्दा गगन महल का मालिक कैसे बनेगा? अच्छा, वो। हाँ, वही लंबी वाली वो। ये पैग छोटा था या बड़ा? बड़ा। मुझे तो ये छोटा लग रहा है, बल्कि लाल बहादुर लग रहा है। फिर उसने बारमैन को बुलाया। ओए, इधर आ। ओए, पीना तेरा। यस सर। बारमैन लपक कर उसके करीब पहुंचा। रमाकांत ने अपना विस्की का 2/3 गिलास खाली उसके सामने पटकार बोला, इसमें जरा रोब डाल। अंग्रेजी आती है? आती है सर, ग्रेजुएट हूँ। और ग्रेजुएट होने से अंग्रेजी नहीं आती कमलिया। अंग्रेजी आने से अंग्रेजी आती है, समझा? बारमैन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी सूरत से साफ लग रहा था कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। अंग्रेजी में बैरे, खानसामे, चपरासी, अर्दली जो फर फर अंग्रेजी बोलते थे, तो वो क्या ग्रेजुएट होते थे? नहीं। तेरा बच्चा जीवे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आप मेरे से पूछ रहे थे कि क्या मुझे अंग्रेजी आती थी। और उससे पहले क्या कह रहा था मैं? उससे पहले आप गिलास में जरा रोब डालने को कह रहे थे। हाँ, पुट सम अथॉरिटी इनटू इट। अब समझा? यस सर। फिर बारमैन ने बिना नापे बोतल से ही रमाकांत के गिलास में ढेर सारी विस्की डाली और बर्फ और सोडा डाला। उसने सुनील का रुख किया तो सुनील ने इंकार में सिर हिला दिया। बारमैन परे हट गया। रमाकांत ने विस्की का एक घूंट पिया, लेकिन नया सिगरेट सुलगाया। फिर विस्की का एक घूंट पिया और होंठ चटकाता हुआ बोला, बल्ले भाई, प्राण कम गए। सुनील खामोश रहा। वो गगन प्रताप का घोड़ा। रमाकांत पर पेशानी पर बल डालता हुआ बोला, बाद में कहीं प्रकट हो सकता था और कह सकता था कि बदमाश लोग फिरौती हासिल करने के लिए उसे अगवा करके ले गए थे, लेकिन वो किसी तरह से उनके चुंगल से निकल भागने में कामयाब हो गया था। यानी कि उसको मरा स्थापित करने के लिए उसकी फर्जी लाश का इंतजाम भी अगवा करने वालों ने किया था। जाहिर है प्यारे हो, गुमशुदा की तो तलाश होती है, लेकिन जो मर चुका हो उसकी तो कहानी खत्म मानी जाती है। यानी कि गगन प्रताप ने पहले अपने आप को काहिरा में मर चुका स्थापित किया, फिर चुपचाप भारत वापस लौटा, यहाँ उन लोगों का सफाया किया जो उसे गगन महल का मालिक नहीं बनने दे रहे थे, फिर वापस काहिरा लौटा और फिर अगवा और फिरौती की कहानी के साथ वहां प्रकट हो गया और वापस लौट के गगन महल पर कब्जा कर बैठा। इजी। इस लिहाज से तो हो सकता है कि गगन प्रताप वापस लौट भी आया हुआ हो और जहरी पहुंच भी चुका हो। बिल्कुल हो सकता है। और तुम कहते हो कि राजकुमारी रूप कंवर गगन महल में अकेली है?
हाँ, बशर्ते कि सूर्य प्रताप ने वहां से कूच कर जाने के बाद अब भानु प्रताप भी वहां ना हो। वो तो और भी बुरा होगा। भानु प्रताप अपनी बहन की रक्षा तो कर नहीं पाएगा, खुद भी उसके साथ शहीद हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं रमाकांत, ये तो तस्वीर का बड़ा खतरनाक रुख सामने आ रहा है। मुझे मुझे फौरन इस बाबत प्रभुदयाल से बात करनी चाहिए। मैं सदके जावा, अभी तो मेरी थ्योरी की खिल्ली उड़ा रहे थे और अभी ये तुम्हें फौरन एक्शन के काबिल लगने लगी। सुनील ने अपना सिगरेट एस्ट्रे में झोंका, विस्की का गिलास खाली किया और स्टूल से उतरता हुआ बोला, मैं चलता हूँ। ओए माँ सदके, अभी बाकी की बात तो सुन जा। सुन रहा हूँ, बोलो। अर्जुन ने झेरी गांव में एक 90 साल उम्र के बूढ़े मिस्त्री को तलाश किया है, जो कहता है कि गगन महल जब बन रहा था तो उसने उसमें बतौर राज काम किया था। तो उससे अर्जुन को एक सुरंग का पता लगा है, जो कि महल के सामने के बाग के नीचे नीचे से महल के तहखानों तक जाती है। महल की जो बाहर की चार दीवारी है, उसमें जो लोहे का बड़ा फाटक है, उसके पहलू में एक इमारत है, जिसमें कि पहले वहां दरबान दिलेर सिंह रहता था। लॉज लॉज कहलाती है वो इमारत। उस सुरंग का दूसरा दहाना इमारत में है, जिसे तू लॉज बता रहा है। अब अर्जुन, जौहरी, मेरे दो आदमी और माता दीन नाम का वो बूढ़ा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुरंग अभी भी चालू है या वक्त के साथ साथ कहीं बीच बीच में से धसक गई है। अगर नहीं धसक गई तो वो भानु प्रताप की चुपचाप महल में आवाजाही का बहुत बढ़िया जरिया हो सकती है। जाहिर है। अब मैं चलता हूँ। बेवकूफ़ी करेगा। अगर सिर्फ पुलिस को खबरदार करने के लिए जाना चाहता है तो यहाँ प्रभुदयाल को फोन कर ले। रात बरात धक्के खाने का शौक है तो जहां मर्जी जा। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं फोन करता हूँ। शाबाशी। अब कल अगर तू झेरी का रुख करेगा तो तेरे फुल बड़े पापा जी तेरे साथ चलेंगे। वादा? पक्का। अब जा, फोन करके आ। अगला दृश्य। अगले रोज रात के 9 बजे थे, जबकि पता नहीं कैसे एकाएक गगन महल की बिजली चली गई। सर्दियों के मौसम में यूं बिजली चली जाना कोई आम बात नहीं थी, इसलिए रूप कंवर सशंक हो उठी। पता नहीं बिजली में कोई लोकल नुक्स आ गया था या वो पीछे से बंद हो गई थी। उसने अपने बेडरूम की अलमारी में से एक क्षमादान और एक मोमबत्ती तलाश की। उसने मोमबत्ती को जलाकर क्षमादान पर जमाया तो विशाल बेडरूम में बहुत ही नाकाफी पीली सी रोशनी फैली। उसने अपने जिस्म के गिर्द एक भारी गर्म शॉल लपेटी और फिर क्षमादान उठाए बेडरूम के बाहर निकली। वो नीचे पहुंची। उसने दीवान खाने में झांका तो पाया कि आतिशदान में आग अभी भी जल रही थी और उसकी रोशनी उधर के कोने में सीमित प्रकाश कर रही थी। राजकुमारी? रूप कंवर हकबकाई, ठिठकी। उसने क्षमादान को ऊंचा किया और आंखें फाड़ फाड़ कर अपने सामने किया। कहाँ हो? फिर वो बोली, हम यहाँ हैं। आतिशदान के करीब से कहीं से आवाज आई। ठंड लग रही थी, यहाँ आ गए। ओह, बिजली को क्या हुआ? पता नहीं, बाहर तो पाला पड़ रहा है। ऐसे मौसम में ऐसा ही होता है। रूप कंवर ने आगे बढ़कर क्षमादान को एक मेज पर रख दिया और फिर आतिशदान के सामने पहुंची। उसने लकड़ी के दो और लट्ठे आतिशदान में डाले और लोहे की छड़ से कुरेद कर आग को भड़काया। फिर वो घूमकर बोली, कुछ खाया? नहीं। कुछ खाओगे? नहीं, भूख नहीं है। राजकुमारी, जरा यहाँ हमारे करीब आकर बैठो। जरूर। रूप कंवर आगे बढ़ी और सोफे पर अपने जुड़वा भाई के करीब जा पहुंची। पुलिस फिर आई थी? भानु बोला। नहीं, कोई तो आया था, हमें आहट मिली थी। वो तो बहुत पहले की बात है,
रविवार की, जबकि वो प्रेस रिपोर्टर आया था यहाँ। क्या करने? जाहिर है कि खबरें सूंघने, जो उसका काम है। क्या सूंघा? कुछ नहीं, यूं ही इधर उधर टकरे मार के चला गया। ओह। तब तक रूप कंवर की आंखें कम रोशनी की आदी हो चुकी थी। उसने आंख भरकर अपने भाई को देखा और फिर बोली, शुक्र है भगवान का कि कम से कम आज तुम्हारी सूरत पर रौनक दिखाई दे रही है। दर्द से चेहरे की ताबानी बढ़ी। घर जला तो आशियां रोशन हुआ। उल्टी सीधी बातें मत किया कर भानु। अब तो सीधी सीधी बातें ही कर रहे हैं हम। अब तो हमारे जहन पर से उलझन के बादल भी छटने लगे हैं। अब तो हमें डरावने सपने भी कम आते हैं। अब तो हमें यह भी नहीं लगता कि हमने कोई हौलनाक काम कर दिया है। कितना खौफ था हमें इस बात का कि लोग हमारे से कुछ पूछने न लगें। हमें जवाब देने पड़ जाते तो हम जरूर पागल हो जाते। मैंने तो कोई सवाल नहीं पूछा ना। नहीं, तुमने तो नहीं पूछा। पूछूंगी भी नहीं, ताकि तुझे जवाब ना देना पड़े। हम कुछ पूछना चाहते हैं राजकुमारी। क्या? ताकि हमारी उलझन दूर हो सके, ताकि हम ठीक से समझ सकें कि असल में क्या हुआ था। हमें तो कुछ याद नहीं। जो याद था वो भूल गए। जब से हमने बड़े भैया को मरा पड़ा देखा, कितनी बार हमारे मन में ख्याल आता था कि हम बड़े भैया का खून कर दें। जब हमने उन्हें मरा पड़ा देखा तो हमने समझा था कि हमने ही उन्हें मार डाला। लेकिन लेकिन हम तो। भानु, तूने गगन प्रताप को मृत नहीं देखा था। गगन प्रताप तो पिछले हफ्ते आज ही के दिन सुबह सवेरे यहाँ से चले गए थे। मरे मझले भैया थे। चंद्र प्रताप ने ऊपर रंगशाला में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने गबन किया था और उनके नाम वारंट गिरफ्तारी था। इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने खुद को शूट कर लिया था, रंगशाला में। वहां की खिड़कियां दरवाजे भीतर से बंद करके। दरवाजा तो तोड़कर खोलना पड़ा था, वो भीतर से बंद था। तूने वहां चंद्र प्रताप को देखा नहीं हो सकता। होना चाहिए था, तूने वहां गगन प्रताप को देखा नहीं हो सकता। हमने मझले भैया को नहीं देखा था, हमने बड़े भैया को देखा था। देवा, हमें सब कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आता? क्यों एकाएक हमारा दिमाग काली कोठरी बन जाता है? भानु, पागलों जैसी बातें न कर। हमने बड़े भैया को कहा था। भानु प्रताप यूं बोला जैसे ख्वाब में बड़बड़ा रहा हो, कि जाने वाले कभी नहीं आते। हमने कहा, और वो गए ही नहीं। लेकिन क्या फायदा हुआ? यहां भी दिखाई दिए तो मरे पड़े। देवा देवा। भानु भानु, तू क्यों उल्टी सीधी सोच सोच के खुद भी हलकान हो रहा है और मुझे भी हलकान कर रहा है? मेरे भाई, बड़े भैया अपने निर्धारित प्रोग्राम के मुताबिक अपने निर्धारित वक्त पर यहाँ से चले गए थे। इसलिए तूने उन्हें यहाँ कहीं मरा पड़ा नहीं देखा हो सकता। वो यहाँ से तेहरान और फिर आगे काहिरा गए थे। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि काहिरा में उनका कत्ल हो गया। तमाम अखबारों में काहिरा में गगन प्रताप सिंह के कत्ल की खबर छपी है। देवा, फिर तो हम जरूर पागल हैं। क्यों हमें ऐसा वहम हुआ कि क्यों हमें कुछ याद नहीं रहता? क्यों हमें लेकिन लेकिन अब तो हमें सब कुछ याद आ रहा है। बड़े भैया तो पिछले बृहस्पतिवार की सुबह को यहाँ से चले गए थे। हाँ, सुबह 7:30 बजे, अपनी विलायती स्पोर्ट्स कार पर सवार होकर, उसे खुद ड्राइव करते हुए। गुलाबी कमीज, लाल टाई, ब्राउन पतलून और ट्वीड के 4 खानों वाला मेहरून कोट में सजे धजे। याद आया? हाँ। दिलेर सिंह ने उनका सामान गाड़ी में रखा था। सूर्य प्रताप सिंह ने महल के मुख्य द्वार से सी ऑफ किया था। मैंने अपने कमरे की खिड़की से विदा का वो तमाम नजारा खुद अपनी आंखों से देखा था। हमने भी देखा था। हमने अपने कमरे की खिड़की से हाथ हिलाकर उन्हें गुड बाय भी बोला था। मुझे याद है, हमने उन्हें आवाज देकर कहा था, हैप्पी जर्नी बड़े भैया। लेकिन। अभी भी लेकिन?
हाँ, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी? बस यही वो बात है जिसकी बाबत हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग हिल जाता है। हमने बड़े भैया को जाते देखा, लेकिन फिर भी हम पीछे उनके बेडरूम में गए। क्यों? पता नहीं क्यों? पता नहीं क्यों उस घड़ी हमारे दिल से पुकार उठी कि हम बड़े भैया के बेडरूम में जाएं। जरूर हम कुछ देखना चाहते थे, कुछ जानना चाहते थे, कुछ समझना चाहते थे। तभी तो हम बड़े भैया के बेडरूम में गए थे। बेडरूम खाली मिला होगा। हाँ, हमने वार्डरोब को भी खोल कर देखा था, वो भी खाली था। हमने मेजों की दराज खोल खोल कर देखे थे, सब खाली थे। पता नहीं किस चीज की तलाश थी हमें। अब छोड़ो वो किस्सा। मुझे मालूम है तुम्हें कई बातें अक्सर भूल जाती हैं। जो भूल गया सो भूल गया। तुम उसे याद करने की कोशिश ही मत करो, वरना खामखा सोच सोच के हलकान होते रहोगे। हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग फिर अपने आप ही उस रोज की घटनाओं की तरफ भटक जाता है। मुश्किल तो ये है कि हमें उस रोज का अपना ही हर एक्शन याद नहीं आता। लेकिन एक बात हमें साफ साफ याद आती है कि उस रोज यहाँ कोई असाधारण घटना घटी थी। हाँ, घटी थी। उस रोज दोपहर बाद चंद्र प्रताप ने रंगशाला में आत्महत्या कर ली थी। वो बात की बात है, बहुत बात की बात है। उससे पहले, बहुत पहले यहाँ कोई असाधारण घटना घटी थी। क्या हुआ था? हमने बड़े भैया के बेडरूम में झांका था, वो वहां नहीं थे। वो चले गए हुए थे। हमने उन्हें जाते देखा था। फिर भी फिर भी हम उनके बेडरूम में गए थे। क्यों? क्यों गए थे? रूप कंवर ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। कि भाई की हालत लाइलाज थी। राजकुमारी, भानु कह रहा था, उस घड़ी हमें बचपन की वो घटना बहुत याद आई, बार बार याद आई। जबकि बड़े भैया ने हमें अपने बेडरूम और फ्रेंच स्वीट के दो दरवाजों के बीच की जगह में बंद कर दिया था, जहां से कि हम अपने आप बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि वो दरवाजे भीतर से नहीं खोले जा सकते, सिर्फ बाहर से खोले जा सकते हैं। हम अंधेरे में वहां फंसे पड़े थे, और बड़े भैया बाहर अट्टाहस लगाते रहे थे। याद है? रूप कंवर ने सहमति में सिर हिलाया। कैसे भूल सकती थी वो गगन प्रताप की वो शैतानी हरकत। गगन प्रताप तब 18 साल का और भानु 8 साल का था। गगन प्रताप ने शरारत में भानु को वहां बंद किया था, लेकिन फिर उस बाबत सब भूल गया था, या उसने जानबूझकर भुला दिया था। पूरे 6 घंटे भानु वहां दो दरवाजों के बीच की सीमित जगह में दरवाजों के बीच सैंडविच बना बंद रहा था। फिर उसे संयोग से ही अपने जुड़वा भाई की वहां मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसने एक दरवाजा खोला था तो बेजान सा भानु बाहर लुढ़क पड़ा था। उस घड़ी उसकी हालत इतनी खराब थी कि अगर वो थोड़ी देर भी और वहां बंद होता तो निश्चय ही जान से हाथ धो बैठा होता। इतनी बड़ी घटना से युवा गगन प्रताप ने बड़ी लापरवाही से भूल कहकर पल्ला झाड़ लिया था। पुरानी बातें याद नहीं करते मेरे भाई। वो दो दरवाजे हमें अब भी बहुत याद आ रहे हैं, भानु बोला। जब हम बड़े भैया के कमरे में गए थे तो हमने उधर का दरवाजा ट्राई किया था, लेकिन वो मजबूती से बंद था। राजकुमारी, उस दरवाजे को तो कभी ताला नहीं लगाया जाता। जब गगन प्रताप के लिए उनका कमरा तैयार किया गया था तो उस दरवाजे को ताला लगाया गया था। अगर उसमें ताला लगाया गया था तो चाबी बड़े भैया के पास होगी, क्योंकि बुधवार की शाम को हमने उनकी अगले कमरे में, फ्रेंच स्वीट में, विचरने की आहट सुनी थी, और वो निश्चय ही अपने बेडरूम के रास्ते से वहां दाखिल हुए थे, क्योंकि फ्रेंच स्वीट के गलियारे की ओर का दरवाजा तो तब बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था। रूप कंवर खामोश रही। हम वो दरवाजा खोलकर फ्रेंच स्वीट में दाखिल हुए थे तो हमने बीच के दो दरवाजों में से उसकी ओर का दरवाजा भी मजबूती से बंद पाया था। भानु, जब उस दरवाजे में ताला लगा हुआ था तो तुम उधर से भीतर कैसे दाखिल हुए? उसी चाबी से खोल उसे चाबी से खोलकर नीचे पेंट्री में जो की बॉक्स है, उसमें यहाँ के हर ताले की तो डुप्लीकेट चाबियां होती हैं, लेकिन
उस की बॉक्स को भी तो ताला लगा होता है। उसकी चाबी। भानु के स्वर में एकाएक विजेता का सा पुट आ गया। तुम्हारे बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल की दराज में होती है। तुमने वहां से की बॉक्स की चाबी निकाली? हाँ। ये सब कुछ तुमने कब कर लिया? गगन प्रताप के यहाँ से विदा होने के थोड़ी ही देर बाद तो तुम यहाँ से निकल गए थे। तुम तो नाश्ते के लिए भी नहीं रुके थे। मुझे लगता है कि उस रोज तुम फिर कहीं गिर पड़े थे और तुम्हारे दिमाग को झटका लग गया था। कई बार तो हो चुका है ऐसा। तभी तो तुम अजीब अजीब विसंगतियों से भरी हुई बातें सोच रहे हो। हम यहाँ थे। भानु दृढ़ स्वर में बोला। जब चंद्र भैया सूरज भैया से डाकिए की बाबत पूछताछ कर रहे थे, तब हम यहाँ थे। हमने सूर्य भैया को चंद्र भैया को आश्वासन देते सुना था कि वो नीचे जाते ही तुम्हें उसकी डाक की बाबत कहेंगे। हम यहाँ नहीं थे तो हमने सूर्य भैया को डाक का जिक्र करते कैसे सुना? रूप कंवर ने जवाब न दिया। हम यहाँ थे तब दोनों मजले भैया अपने अपने कमरों में थे। तब मंजरी भी यहीं आई हुई थी और अपने कमरे में थी। तब तुम कहाँ थी? अपने कमरे में थी। 8 बजे तक मैं अपने कमरे में थी। उसके बाद मैं मंजरी के पास उसके कमरे में गई थी। भानु, तुम्हारी बातों का एक ही मतलब हो सकता है कि तुम पहले यहां से गए और फिर लौट आए। जैसे तुम यहां से जाते देखे गए थे, वैसे तुम्हें लौटते किसी ने न देखा। इस बाबत हमें कुछ याद नहीं। जो हमें याद पड़ता है वो ये है कि उस रोज हम एक ही बार यहां से निकले थे। लेकिन अगर हम जाके लौट आए थे तो एन ऐसा ही बड़े भैया ने भी किया था। क्या? क्या किया था गगन प्रताप ने? वो भी एक बार यहां से जाके लौट आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने उन्हें फिर यहां देखा था। क्या? हम सच कह रहे हैं। कहाँ? कहाँ देखा था? उन्हीं दो दरवाजों के बीच, जहां की बचपन में बड़े भैया ने हमें बंद कर दिया था। किसने बंद किया उन्हें वहां? शायद हमने। क्या? बचपन से ही हमारे मन में ये इच्छा घर किए हुए थी कि जैसे बड़े भैया ने हमें वहां बंद किया था, वैसे ही एक दिन उन्हें वहां बंद करेंगे। भानु, तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि गगन प्रताप को तुमने वहां बंद किया था? अच्छी तरह से क्या, हमें तो किसी भी तरह से याद नहीं। लेकिन ऐसा अगर हमने नहीं किया होगा तो किसी और ने किया होगा। भानु, रूप कंवर वितृष्णापूर्ण स्वर में बोली। तू बहक रहा है, सपने देख रहा है, प्रलाप कर रहा है। तेरा थका हुआ हलकान दिमाग उन घटनाओं की कल्पना कर रहा है जो कभी घटी ही नहीं। लेकिन भानु, गगन प्रताप वापस लौटे नहीं हो सकते। पुलिस तक इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि वो राजनगर एयरपोर्ट से 10:30 बजे की फ्लाइट पकड़कर तेहरान के लिए रवाना हो गए थे। ये नहीं हो सकता कि तूने गगन प्रताप को उस रोज सुबह 7:30 बजे के बाद किसी वक्त फिर यहां कहीं देखा हो। फिर हमें क्यों ऐसा लगता है? गलत लगता है। क्यों? क्यों हमारे जहन पर दो जुदा नज़ारे उभरते हैं? पहला नज़ारा वो है जो हमने अपने बेडरूम की खिड़की से किया था, जब हमने बड़े भैया को अपनी कार पर यहाँ से रुखसत होते देखा था। दूसरा नज़ारा वो है जो हमने उन दो दरवाजों के बीच की जगह में किया था, जिसमें कि बड़े भैया मरे पड़े थे। बस यहीं आकर सब कुछ गड्ढ-मड्ढ हो जाता है। कुछ ठीक से याद नहीं आता। याद करने पर सब कुछ हमें ऐसे उपन्यास की तरह लगता है जिसका कोई अध्याय बीच में से गायब हो। उसके बाद कोई बात याद आती है तो यही बात याद आती है कि हम नीचे खूनी तहखाने में बंद हैं, जहां बार बार हमें यही ख्याल सताता है कि हम बड़े भैया को मारना चाहते थे और आखिरकार हमने बड़े भैया को मार डाला और उन्हें ऐन उसी जगह बंद कर दिया जहां के हमारे बचपन में कभी उन्होंने हमें बंद किया था।
तुम अपने आप में नहीं हो भानु। तहखाने के अंधेरों का जरूर तुम्हारे दिमाग पर कोई नया असर हो गया है। भानु, मेरे भाई, इन बातों को तुम अपने जहन से नहीं झटकोगे तो जरूर जरूर पागल हो जाओगे। तुमने गगन प्रताप को यहाँ नहीं देखा। ये महज तुम्हारी कल्पना की उपज है। उस रोज वो अपने निर्धारित प्रोग्राम के मुताबिक पहले यहाँ से तेहरान और फिर आगे काहिरा गए थे, जहाँ की उनका कत्ल हो गया। और ये कैसी आवाज है? एकाएक भानु आतंकित स्वर में बोला। टेलीफोन की घंटी बजी है। अपनी दिमागी हालत का तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि टेलीफोन की घंटी की आम मामूली आवाज ने तुम्हें यूं थर्रा दिया है। ओह मेरे भाई, मर्द बनो और अपने आप को काबू में करो। मंजरी का फोन आने वाला था। ये जरूर उसी का फोन होगा। मैं सुनकर आती हूँ। रूप कंवर उठी और शॉल को अपने इर्द गिर्द व्यवस्थित करती हुई स्टडी की ओर बढ़ चली, जहां की फोन बज रहा था। पीछे भानु प्रताप अकेला रह गया। अगला दृश्य। सुरंग कहीं से धसकी हुई नहीं है, अर्जुन ने बताया, और इतनी बड़ी है कि उसमें खड़े होकर चला जा सकता है। गुड, सुनील बोला। वो और रमाकांत उस घड़ी गगन महल की चार दीवारी में बने बड़े फाटक के करीब वाली लॉज में थे, जहां की सुरंग का उधर वाला दहाना था। जौहरी बोला, भीतर एक तहखाना है जिससे साफ मालूम होता है कि वहां कोई रहता रहा है। वहां एक चारपाई और बिस्तर वगैरह सब कुछ है। वही वो जगह होगी जहां इतने दिनों से भानु प्रताप छुपा हुआ है, सुनील बोला। ऐसा ही मालूम होता है। बाकी लोग वहां हैं? दिनकर और राजेश हैं। और और अर्जुन बोला, वो बूढ़ा मिस्त्री माता दीन है जिससे कि सुरंग का पता लगा है। उसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं। उसकी अब हमें कोई जरूरत है? नहीं। उसको जो कुछ मालूम था हमने मालूम कर लिया है। उसे चलता कर दो। ठीक है। रमाकांत, बोलो प्यारे। मैं अर्जुन और जौहरी के साथ भीतर जाता हूँ और उधर से महल में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ। तुम दिनकर और राजेश के साथ महल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाओ। एक घंटे में महल का 1 घंटे में मैं महल का वो दरवाजा खोलकर बाहर ना निकलूं तो तुम दरवाजा भड़बड़ाना शुरू कर देना। ठीक है। भानु प्रताप तहखाने में नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि वो भीतर महल में अपनी बहन के पास है। हमारी आहट पाकर अगर उसने तहखाने के रास्ते भागने की कोशिश की तो उसे हम थाम लेंगे। लेकिन अगर वो महल से निकलकर भागा तो उसका ध्यान तुम्हें रखना होगा। फिक्र ना करो मोतियों वाले, ओ बच के नहीं जाएगा माँ यवा। जरूरी नहीं है कि वो मुख्य द्वार से बाहर निकले। वो किसी साइड डोर से या खिड़की के रास्ते भी वहां से भागने की कोशिश कर सकता है। प्यारे, बोला ना, फिक्र ना करो। ठीक है फिर। सुनील ने अर्जुन और जौहरी के साथ अंधेरी सुरंग में कदम रख दिया। अगला दृश्य। भानु प्रताप अपलक आतिशदान में जलती आग को देख रहा था और सोच रहा था, क्या वाकई उसका दिमाग चल गया है? क्या वाकई सब कुछ उसकी कल्पना की उपज था? उसे सब कुछ मुकम्मल तौर से याद क्यों नहीं आ रहा? उसे सब कुछ अपने मानस पटल पर एकदम स्पष्ट उभरता क्यों नहीं दिखाई देता? तभी एकाएक सीढ़ियों की तरफ से एक धीमी फुसफुसाहट से जरा ऊंची आवाज आई। कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा था। भानु, मेरी आवाज सुन रहे हो भानु? अकबकाया सा भानु आवाज की दिशा में देखने लगा। मैं गगन प्रताप बोल रहा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई, जिसे तुमने दराजों के बीच की अंधेरी जगह में बंद देखा था। भानु, जरा ऊपर आओ मेरे पास। कि कहाँ? भानु के मुंह से निकला। तुम्हें मालूम है कहाँ? याद करोगे तो सब याद आ जाएगा। तमाम की तमाम भूली बातें याद आ जाएंगी तुम्हें। ऊपर आओ मेरे पास। ऊपर आओ मेरे पास। वहां पहुंचो जहां की मैं हूं।
जहाँ कि तुम जानते हो कि मुझे होना चाहिए। आओ, आओ। यंत्र चालित सा भानु उठ खड़ा हुआ। ऊपर आओ भानु, तुम जानते हो कि मुझे कहाँ अपना इंतजार करते पाओगे। ऊपर आओ मेरे भाई, ऊपर आओ। पूर्ववत यंत्र चालित सा भानु आवाज की दिशा में चल पड़ा। सीढ़ियों के दहाने पर वो एक क्षण को ठिठका। उसने ऊपर अंधेरे में झांका और फिर एक एक सीढ़ी पर मजबूती से कदम रखता ऊपर चढ़ने लगा। वो अभी आधे रास्ते में ही था कि हॉल के एक भारी पर्दे के पीछे से एक साया प्रकट हुआ और दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर से पहली वाली आवाज अभी भी आ रही थी। भानु, आओ भानु, ताकि तमाम के तमाम राज तुम्हारे सामने खुल सकें, ताकि तुम्हें याद आ सके कि तुमने क्या किया था, कैसे किया था। मंत्रमुग्ध सा एक एक सीढ़ी पैरों से टटोलता भानु ऊपर चढ़ता रहा। वो पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां का वो गलियारा उसने निपट अंधकार में डूबा पाया, जिसमें कि वो बेडरूम था जिसमें पिछले हफ्ते गगन प्रताप ने रात गुजारी थी। एक हाथ अंधेरे में अपने आगे फैलाए और दूसरे से दीवार टटोलता वो अंधेरे में आगे बढ़ा। अंदाजन चलता वो फ्रेंच स्ट्रीट के दरवाजे पर पहुंचा। उसका दरवाजा खुला था और भीतर से मध्यम से रोशनी का आभास मिल रहा था, जो कि बीच के दोनों दरवाजे खुले होने की वजह से गगन प्रताप के बेडरूम से आ रही थी। उसने कमरे के भीतर कदम रखा और खुले दोहरे दरवाजे की दिशा में बढ़ा। फिर वो उन दरवाजों के करीब पहुंचा। उसने उनसे पार झांका। तभी किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वो धड़ाम से फर्श पर गिरा। बड़े भैया नहीं है, कराहते हुए उसने आर्तनाद किया। बड़े भैया नहीं है। देवा, मुझे अब सब याद आ रहा है। उस रोज भी बड़े भैया नहीं थे, जो कि दोहरे दरवाजे एकाएक बंद हुए और उसकी आवाज उनके भीतर घुटकर रह गई। वो फिर उसी कैद में बंद था जिसमें उसके बड़े भाई ने उसे कभी बचपन में बंद किया था। वो गगन भैया नहीं थे। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही रुध कर रह गई। वो गगन भैया नहीं थे। फ्रेंच स्वीट में कोई जोर से हंसा। फिर भानु की कैदगाह के उस ओर के दरवाजे के ताले में चाबी घूमी। तभी सीढ़ियों पर से किसी के ऊपर आने की आहट आने लगी। राजकुमारी, मैं यहाँ हूँ। मुझे ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें आई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया था। मैं यहाँ हूँ राजकुमारी। जिस आतताई ने पहले भानु प्रताप को ऊपर बुलाया था, अब वो भानु प्रताप की आवाज में बोल रहा था और वैसे ही रूप कंवर को ऊपर आने के लिए प्रेरित कर रहा था। हॉल के पर्दे के पीछे से निकले साये ने भी आवाज की वो तब्दीली नोट की। साया कब का पहली मंजिल पर पहुंच चुका था और उस घड़ी वो फ्रेंच स्वीट के इतना करीब था कि चाहता तो हाथ बढ़ाकर उसके खुले दरवाजे की चौखट पर खड़े आतताई को छू सकता था। राजकुमारी, यहाँ ऊपर आओ। यहाँ ऊपर कोई है। जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। अब भानु प्रताप की फर्जी आवाज में स्पष्टता भय का पुट था। नीचे हॉल में दो तीन मोमबत्तियां और जली। दीवान खाने में आतिशदान की आग जोर से भड़की। साये ने आतताई को गलियारे में कदम रखते देखा। सीढ़ियों की ओर से अब ऊपर आती मध्यम सी रोशनी में उसके हाथ में थमी कोई चीज चमकी। क्या था वो? साये ने सोचा। रिवॉल्वर, खंजर, या कोई और घातक हथियार। वो दबे पांव आगे बढ़ा। अभी किसी चीज से उसका पांव अटका और वो धराशायी होते होते बचा। यूं हुई आहट आताताई के कानों में पड़ी। वो तत्काल घूमा। साया सावधान हुआ। यहां तो वाकई कोई है। आतताई बौखलाया सा बोला, फिर उसका हथियार वाला हाथ सीधा हुआ। साय ने स्वयं को गलियारे के फर्श पर गिरा दिया। एक फायर हुआ। गोली साय के धराशायी जिस्म के ऊपर गोली साय के धराशायी जिस्म के ऊपर से गुजर गई। सीढ़ियों पर रूप कंवर के धम धम पड़ते कदमों की आवाज हुई। भानु, भानु, वो आतंकित भाव से चिल्लाई। कहाँ है भानु तू? बोलता क्यों नहीं?
मैं भानु नहीं हूं, गलियारे में आवाज गूंजी। गगन प्रताप हूं। मैं लौट आया हूं। भानु कहता था कि जाने वाले कभी नहीं आते, लेकिन मैं आ गया हूं। मैं राणा गगन प्रताप सिंह। आतताई अब साय का ख्याल छोड़ सीढ़ियों की तरफ लपक रहा था।